रुक जाइए। हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया और अनब्रेकिंग के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ राजेंद्र तिवारी जी के साथ चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे उत्सुकता वाली बात, जिसको देश जानना चाहता है, उस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हूं। छोड़िए एग्जिट पोल, फेग्जिट पोल, और मौजूद रहिए अनब्रेकिंग और प्रणाम इंडिया पर। आपको मिलेंगी सच्ची बातें, सच्ची रिपोर्ट कि होने क्या जा रहा है। महाराष्ट्र हो या झारखंड, दोनों स्टेट से एक जैसे नतीजे मिलने जा रहे हैं। यानी जो दो धुरी देश में बनी हुई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए की, उस हिसाब से एक के ही पक्ष में दोनों स्टेट जाने वाले हैं। और अगर एग्जिट फेग्जिट पोल की बात हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तो बटे हुए हैं और भी बहुत सारे कारण। लेकिन वो कौन सा धड़ा है जिसके साथ झारखंड और महाराष्ट्र खड़ा है? अगर इस बात को हम समझें तो हमने जो लगातार जमीनी रिपोर्ट की चर्चा आपसे की है, बतलाई है, उन मुद्दों को पढ़ा है, उन मुद्दों को देखा है, जिसको जनता ने एक्सेप्ट किया है, उसी के हिसाब से ये चुनाव नतीजे आते दिख रहे हैं। और झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो वहां महाविकास अघाड़ी के रूप में प्रस्तुत है। और ये बातें आपको जरूर उस एग्जिट पोल्स में से कुछ अलग दिख रही होंगी, लेकिन सही मायने में अगर देखें तो एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी, उनमें भी बहुत बदलाव है। 10 में 6 एनडीए को, 4 इंडिया गठबंधन को, और जो 6 बता रहे हैं वो भी दो टूक नहीं कह रहे, अलग अलग रेंज बता रहे हैं। गड्ढम गड्ढ है, इसीलिए हम कहते हैं छोड़िए एग्जिट पोल, फेग्जिट पोल, और चर्चा करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं राजेंद्र तिवारी जी को कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत, और अपने दर्शकों का भी आपकी ओर से भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि छोड़िए एग्जिट पोल, फेग्जिट पोल, इसको देखिए इस पर मैं सीधे राजेंद्र तिवारी जी से चाहता हूं कि वो बोलिए, छोड़िए एग्जिट पोल, फेग्जिट पोल। छोड़िए इसलिए क्योंकि आपको याद होगा 1 जून को जो एग्जिट पोल्स आए थे, कोई 415, 385, 390, 421 इस तरह के नंबर्स एनडीए को दे रहा था। 340 से नीचे तो कोई था ही नहीं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 165, 170 से ऊपर कोई नहीं जा रहा था। जो बहुत लिबरल दिख रहे थे वो 165 के आसपास, 170 के आसपास थे। और जब रिजल्ट आया 4 तारीख को, तो आपने देखा कि एक जो सबसे बड़े पोलिस्टर माने जाते थे वो टीवी स्क्रीन पे ही रोने लगे थे। और आज कोई टेलीविजन चैनल उनको दिखाता नहीं है, जबकि उससे पहले तक वो सबसे बड़े पोलिस्टर, सबसे सटीक निशानेबाज माने जाते थे। आज जरूर न्यूज 24 पे शायद देर में उनको लिया गया, लेकिन वो ट्विटर पर, यूट्यूब चैनल्स पे सीमित हो गए और वो अपना यूट्यूब उन्होंने शुरू किया है। तो एक तो वो हुआ, फिर हरियाणा के आए। चलिए उसमें जो कुछ भी हुआ हो सकता है कि भाई जो पीएमओ में एक सज्जन बैठे हुए हैं जिनकी बड़ी चर्चा आजकल हो रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपकी इजाजत हो तो इसी बात को थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं एक अलग अंदाज में, कि एग्जिट पोल आपने सही कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार कराने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। और आप ये भी देखेंगे कि जब हरियाणा का चुनाव आया तो एग्जिट पोल को फेल कराने के लिए न सिर्फ सत्ता लग गई, बल्कि चुनाव आयोग भी लग गया और एग्जिट पोल को संदिग्ध बना दिया। 2 कारण मैं बताता हूं।
एक तो चुनाव के दौरान जो कुछ भी बातें, अनियमितताओं की बातें आई, वोट परसेंटेज आया, वो सब तो एक अपनी जगह है, और उस जो भी हुआ सत्ता और चुनाव आयोग की मिली भगत से हुआ। लेकिन जो चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग के दिन जो आप रिजल्ट दिखाते हैं वो मिथ्या होता है, झूठ होता है, टीवी चैनल्स को ही झूठा बता दिया, सर्वेयर्स को ही झूठा बता दिया, एग्जिट पोल करने वाले लोग ही तो ये करते हैं जो उस दिन दिखलाते हैं टीवी चैनल के साथ, तो उनको भी इनक्रेडिबल बनाया। ये पॉइंट में ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। उसके बाद इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव नतीजे क्या आएंगे वो तो है, लेकिन उन नतीजों से एग्जिट पोल वाले कहां खड़े होंगे इसका भी चुनाव है। इसलिए आप देखेंगे इस बार सबने सब लाइन ली है, कोई इंडिया गठबंधन को जिता रहा है, कोई एनडीए को जिता रहा है, कोई रेंज दे रहा है, इस तरह से बट गए हैं। एक 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 हमने सर्वे देखा, उसमें रेंज 66 की रेंज थी। बताइए, मतलब या तो 66 कम 66 ज्यादा। आप सोचिए 288 में 66 की रेंज, ये कैसे सर्वे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात को थोड़ा और बोलता हूं, एक्सप्लेन करता हूं अपने दर्शकों को कि ये यही जो रिजल्ट आया, जो एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल को दोनों खास करके सत्ताधारी पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के बिल्कुल संदिग्ध बना दिया, साख जमीन पर ला दी। और ये यही काम पूरे देश में हुआ है, हमने पहले भी चर्चा की है। न्यायपालिका को की साख गिरा दी, आपको विधायिका की साख गिरा दी, आपको चुनाव आयोग की साख गिरा दी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साख गिरा दी, नीति आयोग, चुनाव जो योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग बना। 75 साल के सपने दिखा रहे, 5 साल बनाने का ये नहीं है। इसके अलावा गठबंधन के जिस साथी के को जोड़ा उसको खत्म किया, ये अंतहीन सिलसिला है। लेकिन हम थोड़ा विषय पर लौटेंगे, हम ही ज्यादा बोलेंगे तो तिवारी जी को भी तो हमें अवसर देना है। आज हमने तिवारी जी ने, मैं दरअसल विषय पर ही लौटते हैं, सीधे महाराष्ट्र पर आते हैं। जी जी जी, और महाराष्ट्र को जैसे जो पोल्स है, अगर आप पोल्स को देखें, एक बार देख ही लेते हैं, और इसी में वो है जिसकी मैं बात कर रहा था कि 66 की रेंज है। वो पोल भी मैं जो सामने लाया मैंने आपके, ये तो झारखंड आया, ये आ गया। इसमें एक पोल है, पोल डायरी, 122 से 186 की रेंज इन्होंने दी है। आप समझ सकते हैं कि क्या रेंज है, 122 से 186, और दूसरी तरफ रेंज दी है 69 से 121। मतलब कोई तरीका होता है, कोई अनुमान लगाने का कि आप कह दीजिए साहब या तो ये जीतेंगे या वो जीतेंगे। ये उस तरह का पोल है कि आप कह दीजिए कि भाई या तो ये जीतेंगे या वो जीतेंगे। मोटे तौर पर इस पे हमें माथा नहीं खपाना है, ये हम बस ये दिखा रहे हैं कि देखिए इस एग्जिट पोल पर भरोसा करने का, हम ये बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल जो है कितना फेक जिट पोल है। बिल्कुल बिल्कुल जी, फेक जिट पोल है, फेक जिट पोल, ये बिल्कुल सही बात आप दिखा रहे हैं। और जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बात करते हैं। नहीं पूरी हो गई मेरी बात। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हूं। आप देखिए, जैसे भास्कर रिपोर्ट्स पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है, तो भास्कर रिपोर्ट्स पोल को आप देखिए, थोड़ा टाइट है मामला, फिर भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। इसमें पत्रकार रिपोर्टर्स के पोल होते हैं, तो 125 से 140 महायुति को और 135 से 150 महाविकास आघाड़ी को। ये रिपोर्टर्स का ये आईना है। और वो एग्जिट पोल वाले जो रिपोर्टर भी नहीं होते, पता नहीं कहां से हायरिंग करके लाते हैं, और वो लेके कुछ से कुछ आंकड़े चले आते हैं। तो हम रिपोर्टर्स पर भरोसा करें, संपादकों पर भरोसा करें, किस पर भरोसा करें? ये बात हमारे दर्शकों को भी सोचना होगा कि कौन कहां से क्या बातें कर रहा है। तो भास्कर रिपोर्ट्स पर हम भरोसा करते हैं, बिल्कुल ये कांटे का मुकाबला हो सकता है, 135 से 50 हो सकता है, 125 से 140 हो सकता है, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी की ओर है, टुवर्ड्स महाविकास आघाड़ी। और इसी को दिखाने के लिए हम एक डीबी लाइव का भी सर्वे आपको दिखाना चाहते हैं। डीबी लाइव जो कि
पत्रकारों का समूह है जो कि देशबंधु अखबार का ये चैनल है, तो हम उसका अपना सर्वे है ये, इस हिसाब से उनके व्यक्ति भी इस सर्वे में शामिल होते हैं, जिसको इलेक्ट्राइट करके है उसके साथ मिलके करते हैं। तो ये इसमें आप देखें तो महाराष्ट्र में एनडीए को 115 से 127 सीटें मिल रही हैं और इंडिया को 154 से 166। आप समझिए कितना बड़ा फासला है, यानी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में मिलता दिख रहा है। उसके बाद 1 से लेकर 13 तक का अदर्स का भी फिगर है। इसी तरीके से अब आएंगे झारखंड पर भी, थोड़ी चूंकि स्क्रीन पर है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि झारखंड में 41 से 45 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। ये डीबी लाइव का आंकड़ा है, जिसको कि आप मान सकते हैं एकदम क्लोज फाइट में दिखा रहे हैं एनडीए को 33 से 37। फिर भी सरकार आराम से बनाती हुई दिख रही है, इंडिया गठबंधन बनाता दिख रहा है। 1 से 5 अदर्स के पास भी है। ये एक फिगर हमें दिखता है और हम इस फिगर के आसपास हम बात करेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है झारखंड में और महाराष्ट्र में, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले झारखंड पर आते हैं। तिवारी जी आपके पास, आप झारखंड की राजधानी रांची में बैठे हुए हैं। दूसरा चरण बीत चुका है और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज अच्छी हुई है, पहले चरण के मुकाबले ज्यादा हुई है। तो इसको देखते हुए ये जो दूसरे चरण का ट्रेंड है और पहले चरण का हम लोगों ने बात भी की है, तो आपको क्या दिख रहा है? कुछ कुछ सिम्टम्स वाली सीटों पर चर्चा कीजिए जहां से आपको ट्रेंड रुझान नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है। जो अगर टोटल इसके वो देखें तो जो आपने बताया 67.59% आज 38 सीटों का जो रहा, ओवरऑल अगर हम निकालें तो ये 67.12% है, जो पिछली बार से करीब 2% ज्यादा है। अब एक चीज ये भी है यहाँ पर कि जब भी 60% से ऊपर पोलिंग हुई है, तीसरी बार है ये, एक 2014 में हुई और 2019 में हुई, तब तक पूरी क्लियर सरकारें आई हैं। उससे पहले सब खिचड़ी सरकारें थी, एक एक कार्यकाल में तीन मुख्यमंत्री बनते थे, गिरते थे, बनते थे, हारते थे, जीतते थे, ये चलता था। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि इस बार भी क्लैरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट आने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट अपने दर्शकों को बता दें। राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि जो वोटिंग का ट्रेंड है 60% से ज्यादा झारखंड में रहता है, तो परंपरा रही है, इतिहास रहा है कि 60% से वोट ज्यादा यानी स्पष्ट बहुमत। जी तो एक तो ये, दूसरा जो पॉइंट इसमें मैं देख पा रहा हूं, जो पोलिंग का परसेंटेज है उसको अगर देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है 2019 के मुकाबले। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो 2019 में था लगभग उस तरह की चीजें आएंगी। देखिए, मैं इसे इस तरह से देख रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है, मैं उसकी बात छोड़ देता हूं मैंने जमीन पर जाके क्या देखा, मैं सिर्फ जो पोलिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव खड़ा किया, अगर वो नैरेटिव काम कर रहा होता तो फिर अधिकतर जगहों पर पोलिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन वो पोलिंग बढ़ी नहीं, अधिकतर जगहों पर पोलिंग नहीं बढ़ी है। और इसमें ये भी रिमार्क करना पड़ेगा कि जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा वाले हैं वो कौन से इलाके, तो आप देखेंगे वो ट्राइबल्स हैं, एसटी वाली सीटें। देखिए, पूरी तरह से जो जहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है 70, 72, 68 इस तरह के जो परसेंटेज हैं, जहां भी उन जगहों, वो जगहें हैं पूरी तरह से रूरल इलाके, ट्राइबल इलाके और जो शहरी इलाके हैं वहां जैसे आपने पहले चरण में हम लोगों ने बात की थी, रांची जमशेदपुर में कितना कम था, ऐसे ही धनबाद में कम है, बोकारो में कम है, जी इन जगहों पे कम है। लेकिन अभी का अपडेट ये है, ये जो बता रहा है 68.21 है, हम अपने दर्शकों को दिखा दें। अभी का अपडेट जो है झारखंड में 68.21 का है और महाराष्ट्र में 62.92% है।
तो अब हमें लगता है कि ये स्थिर रहना चाहिए। जी हाँ, ये रहेगा ये, क्योंकि जितना हो सकता बिल्कुल। था उन्होंने एडजस्ट कर जी दिया है उसमें। जी जी और पहले फेज वाले में भी कोई चेंज उन्होंने नहीं किया है अभी तक। अब कल करते हैं तो अलग बात है, भाई इलेक्शन कमीशन है, कुछ भी कर सकता है। इसमें दरअसल एक फैक्टर ये कि जो शहरी सीटें हैं वहां पर पोलिंग परसेंटेज काफी कम है। जैसे धनबाद की अगर आप बात करें तो धनबाद में 52.31% है, और वहीं दूसरी तरफ 80% है पाकुड़ में, 76% है महेशपुर में, 70% है बरहेट में, 66% है बरहेट में, 78% है नाला में। ये सारे आदिवासी इलाके या रूरल इलाके हैं जहां पर ये जबरदस्त तरीके से बढ़ा। इसके अलावा एक फैक्टर और काम किया है, उस पर भी बात करने की जरूरत है कि जयराम महतो नाम का जो फैक्टर है उसको बिना उसके बात किए नहीं हो सकता। मैं तो लगातार उस पर बात कर रहा हूं अपने बिल्कुल वीडियोस में। बिल्कुल। और जयराम वहीं से ये निकलेगा कि ये चुनाव परिणाम जो हम बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? जयराम फैक्टर इज ए बिग फैक्टर। हाँ, जी जयराम महतो जो है जिन सीटों पे खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो इंडिया गठबंधन, दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की, एक कांग्रेस की एक जेएमएम की, डुमरी और बिरमू। अब उन दोनों जगहों पर पोल परसेंटेज बढ़ गया है। मैं जो बात कह रहा हूं कि अगर कोई एक्साइटिंग चीज होती है कहीं पर, तो जो वोटर्स उदासीन होते हैं वो निकल के आते हैं बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए। तो जहां पर एक्साइटमेंट है वहां आप देखिए पोल परसेंटेज 6% बढ़ा है डुमरी में, और 5-6% के आसपास ही बढ़ा है बिरमो में। बाकी जगहों पर 1-आधा% ऊपर नीचे, जो अभी आपने अपडेट दिया वो मैं नहीं देख पाया था, लेकिन 1-8% इधर उधर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 6%, 5% ये जो है, ये बड़ा वो है। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इन जगहों पर चूंकि जयराम महतो खड़े हैं तो इंपैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, रामगढ़ में भी इस तरह की चीजें हुई हैं, और रामगढ़ में उनका कैंडिडेट, उनका मन किन का? जयराम महतो का। ये तो जिन जगहों पर ये परसेंटेज ढंग से बढ़े हैं, उन जो एक बस सीट छोड़ दीजिए दुमका की, मतलब दुमका आप में ये कह रहे हैं कि जयराम महतो जहां जहां चुनाव मैदान में हैं, वहां पर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ गया है। सब जगह नहीं, जहां पर एक तो जयराम महतो हैं खुद, जहां चुनाव 2 सीटों से वो लड़ रहे हैं, खुद जहां लड़ रहे इसके हैं। जी अलावा 2-3 सीटें और हैं जहां पर उनकी पार्टी वैसे 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 3 सीटें और हैं जहां पर उनके कैंडिडेट की वजह से शायद बढ़ा हुआ है, जो रामगढ़ जी। है, मांडू है, एक एक और सीट है जिसपे तो वोटिंग इसको परसेंटेज इस दर्शकों तरह को से अगर बढ़ा हम है। समझाएं तो जयराम महतो वैसे तो बहुत सारे 73 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन गंभीर जिन सीटों पर हैं, तो जी, उनमें से जो 7-8 सीटें 9 सीटें आप बताते हैं कि 9 गंभीरता सीटें, से वो हाँ। चुनाव लड़ रहे हैं, जी, तो उन जगहों में से 4-5 सीटें स्पष्ट दिख रही हैं जहां पर कि वोट प्रतिशत बढ़ गया है पहले हाँ, से। जहां पर वोट जी प्रतिशत बढ़ा है जी। और वो इम्पैक्ट तो डालेंगे। अब इसका देखिए इसका इस क्या इस हाँ, असर इस जी फैक्टर नतीजे पर का आ रहा है? इस हाँ, इस फैक्टर से दरअसल दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जैसे बिरमो और डुमरी में अगर जयराम महतो खुद खड़े हैं, तो जिन जगहों पर उनके कैंडिडेट इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वह वो एनडीए की सीटें, ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की। तो यहां हो सकता है कोई एक सीट जयराम महतो निकाल लें। हालांकि ये बड़ा उलटफेर होगा अगर जयराम महतो बिरमो या डुमरी में से कोई सीट निकालते हैं, या दोनों निकाल लेते हैं, बहुत बड़ा उलटफेर होगा। क्योंकि ये बिल्कुल दोनों सीटें, एक कांग्रेस की पक्की पक्की सीट है जो बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं बिरमो, और डुमरी जो है इस इलाके के टाइगर कहे जाते थे, अब तो टाइगर ये कहे जाने लगे। जगन्नाथ महतो जो नहीं है, अब उनकी पत्नी वहां से लड़ती है, वो भी बड़े मार्जिन से जीतते रहे थे। तो अगर यहां पर कुछ होता है तो एक बड़ा उलटफेर होगा। सर जी आप। हमारे दर्शक ये जानने के लिए अधीर हैं, बेचैन हैं कि जो दूसरे दौर का जो मतदान हुआ उसके बाद पहले दौर में हमने बात की है, अब क्या फिगर निकल करके आ रहा है दूसरे दौर में? नहीं, जी पहले तो 2-3 सीटों पर और मैं बात करना चाहता हूं। जैसे दुमका की सीट है,
बसंत सोरेन वहां से लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वहां पर भी करीब 6%, 5-6% बढ़ा है। तो मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि यहां पर बसंत सोरेन मुश्किल में हो सकते हैं। कुछ कुछ सीटों पे इसलिए बात कर रहे हैं कि समझ में आए। जो धनवार सीट है जहां से बाबूलाल मरांडी हैं, वहां पे सारी चीजें स्थिर हैं। तो बाबूलाल मरांडी का चेहरा, मैं अभी एक चैनल पे था तो वहां बाबूलाल मरांडी भी थे, और यहाँ इंटरव्यू भी उनका आया है किसी एक दूसरे चैनल पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके वीडियो में देखे, उनका चेहरा बता रहा है कि वो वहां धनवार में फंसे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा सुदेश महतो एक बड़ा नाम है, क्योंकि जयराम महतो की बात कर रहे हैं, सुदेश महतो सिल्ली में है, वहां पर जेएमएम ने 2014 में हराया था, इस बार वही कैंडिडेट है, और जयराम महतो का कैंडिडेट भी है। जयराम महतो कैंडिडेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव में उसी कैंडिडेट ने, रांची सीट पे वो आता है, दिल्ली विधानसभा में 50,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन उस सीट पर पोल परसेंटेज नहीं बढ़ा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि विधानसभा में वो इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। सीधा सा मामला जेएमएम और आजसू के बीच हो गया। तो इसका मतलब है कि जो सिम्टम्स महाराष्ट्र से आ रही हैं कि वहां भी बाइपोलर इलेक्शन हुआ है और छोटे छोटे दल एकदम खत्म हो रहे हैं, वही सिम्टम्स यहाँ भी है। जयराम फैक्टर इंपॉर्टेंट होने के बावजूद बाकी सब जगह जी कोई सीटें लाते हुए या दावे के साथ नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, वहां उससे रिजल्ट क्लियर होता है कि बीजेपी के कौन कौन से बड़े चेहरे चुनाव जीतते नजर नहीं आ रहे हैं, उनसे क्लियर होगा। देखिए, दूसरे चरण में 2 बड़े चेहरे हैं या 3 बड़े चेहरे, आप मान लीजिए। पूरा मिला के बोलिए सर, पहले और दूसरे चरण सब मिला के बोलिए। नहीं, पहले दूसरे चरण की बात कर ले। बाबूलाल मरांडी ही फंसे हुए हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, पहला। दूसरा, अमर कुमार बाउरी चंदन कियारी से फंसे हुए हैं, उनके सामने जेएमएम का कैंडिडेट है उमाकांत रजक, और वो सीट भी उनकी फंसी। अमर कुमार बाउरी इसलिए बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं वो विधानसभा में। तो और तीसरा नाम है सीता सोरेन का, जिनको बड़े गाजे बाजे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से लाया गया था। शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं वो, लोकसभा में भी हारी, और अब विधानसभा में, जिसमें तमाम तरह के वितंडा उन्होंने खड़े किए कैंडिडेट के खिलाफ, और यहां तक कि चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट है तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो काम भी कर दिए जो अलाउ नहीं होने चाहिए किसी चुनाव में, उनको लेकर के, इरफान अंसारी को लेकर के। उसके बावजूद वहां पर वो कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है सीता सोरेन। तो यहाँ तो इसके हो गए। इसको हम थोड़ा जोड़ते हैं, पहले चरण में और दूसरे चरण में जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं वो चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और उनमें से पहले चरण में आपने कहा बाबूलाल मरांडी, आपने कहा सीता सोरेन, आपने कहा अमर बाउरी, पूरा नाम बोलेंगे, अमर बाउरी। हाँ, अमर कुमार बाउरी। ये 3 नाम दूसरे चरण से, और पहले चरण से आप चंपाई सोरेन। जो है आपको बताएं, खूंटी विधानसभा क्षेत्र है जहां से जब से ये राज्य बना है तब से नीलकंठ मुंडा जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंसे हुए जी खूंटी से। फिर आप देखें, चंपाई सोरेन एक बड़ा नाम है। नीलकंठ मुंडा किस पार्टी से? बीजेपी के, बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ, बीजेपी। उसको थोड़ा दर्शक को बताना पड़ेगा। फिर चंपाई सोरेन जो सरायकेला से हैं, जो पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से वो जब हटे और हेमंत सोरेन बने तो वो नाराजगी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी सीट भी फंसी हुई है। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें, जब पत्रकार कहते हैं कि फंसी हुई है
तो उसका मतलब आप समझ लीजिए, एक नैतिकता होती है, हम हार रही है और जीत रही है नहीं बोलते हैं, उसके बजाय फंसी हुई बोलते हैं। मतलब वहां पर बीजेपी के बड़े मुश्किल में है, वो मुश्किल में है। जी अब रिजल्ट क्या जी आएगा वो अलग बात है, वो मुश्किल में है जी वहां पर। जी इसके जी बाद आप देखिए रघुवर जो मुख्यमंत्री थे 2019 तक, उनकी बहू, अभी वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू पूर्णिमा दास, वो जमशेदपुर ईस्ट में मुश्किल में, बहुत मुश्किल में है। उनके सामने डॉक्टर अजय कुमार हैं कांग्रेस के। और मुश्किल में होने की एक बड़ी वजह यह है, भारतीय जनता पार्टी का एक विद्रोही उम्मीदवार शिवशंकर सिंह वहां से खड़े। वो जो भी 10,000, 15,000, 20,000 जो वोट काटेंगे, वो रघुवर की बहू के लिए वो बिल्कुल गले का कांटा बनने वाला है। खत्म मामला। फिर कोटका से अर्जुन मुंडा की वाइफ मीरा मुंडा, वो बुरी तरह से फंसी हुई है। जीत कोई नहीं कह रहा है, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनका कहना है कि नहीं, वो जेएमएम वो सीट निकालेगा। अब यहां से एक कंक्लूसिव लाइन निकलता है कि जिन नेताओं पर बीजेपी ने दांव लड़ा है, जो नेता बड़े हैं, जो जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो नेता जब जीतने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव कैसे जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। तब जबकि वो अपोजिशन में है, ऐसा भी नहीं कि मंत्री है और एंटी इनकम्बेंसी और इसलिए हार रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये एक लड़ाई है जिसमें कि हेमंत सोरेन की के प्रति एक सहानुभूति वाली लहर है। यही लहर उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में भी है। ये लहर फैक्टर काम कर रहा है जी। तो ये हो गई। और उसके बाद गीता कोड़ा की कहानी ये है कि वो कांग्रेस की सांसद होती थी चाईबासा से, मतलब पश्चिमी सिंहभूम से। और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ा, और वो मधु कोड़ा जो यहाँ के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं, सजायाफ्ता हैं, उनकी पत्नी, उनको तोड़ करके पहले उन्होंने लोकसभा का सीता सोरेन की तरह लड़ाया चाईबासा से, वो हार गई। और उसके बाद अब जगन्नाथपुर से वो एमएलए का चुनाव लड़ रही, उनकी सीट भी फंसी हुई है जी। तो मतलब मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। वो जीत पाएंगी इस बात की संभावना बहुत कम है। तो एक तो ये चीजें हो, ये सीटें हो गई। ये सीटें बहुत बहुत फोकस वाली सीटें हैं कि जिनके हारने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या गति होगी फिर। तो जो बात मैं कहता हूं कि जो जो ये है कि भाई ये जितने एग्जिट पोल हैं, अधिकतर जो बता रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी आएंगी, जमीन पर कहीं ये चीज दिखाई नहीं देती है। अगर वैसा होता कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें ला रही है यहाँ पर, या एनडीए ला रहा है, तो फिर इन सबकी सीटें फंसी हुई नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष सीट फंसी हुई, विधानसभा में विपक्ष का नेता सीट फंसी हुई, उड़ीसा के गवर्नर की बहू सीट फंसी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री उसकी सीट फंसी हुई, जिसको आप लेके आए हैं, एक सील्ड की तरह दिखाते हैं साहब, जेएमएम से देखिए आ गया एक आदमी हमारे पास। फिर अर्जुन मुंडा जो अभी तक बहुत कद्दावर नेता थे, केंद्र में पिछले 17वीं विधान लोकसभा में बड़े मंत्री थे, वो आदिवासी चेहरा थे, उनकी पत्नी की सीट फंसी हुई। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है? ये एग्जिट पोल, यहीं से इनकी पोल खुलती है। और एक और आपको बताएं, एक सर्वे, एक चूंकि एग्जिट पोल की बात हो रही है तो मैं एक एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। उस एग्जिट पोल ने यह भी सर्वे किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, किसको लोग पसंद कर रहे हैं। अब उससे आप अंदाजा लगाइए कि हेमंत सोरेन को पसंद करने वाले लोग 41% आए, और नंबर 2 पे बाबूलाल मरांडी हैं जिनको 13% लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बड़ा फासला है ये चुनाव परिणाम बता रहा है जी। आप इससे सोचिए कि भाई दूसरे नंबर पे बाबूलाल मरांडी 13% पे, बाकी अर्जुन मुंडा तो 1% और कोई 2%, 3% इस तरह के लोग हैं। इवन जयराम महतो को 7% लोग पसंद कर रहे हैं उस सर्वे में, और बाबूलाल मरांडी को सिर्फ 13%। मैं ये बात कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात आप निकाल के ला रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए। एग्जिट पोल फेक एग्जिट पोल है,
और उस सिम्टम्स को देखिए। पहले हमने बताया बड़े बड़े नेता कैसे बीजेपी के हार रहे हैं चुनाव, फिर हमने बताया कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें से ही 41% हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और 13% बाबूलाल मरांडी को। यानी ये अपने आप में एक चुनावी दिशा को बताने वाला फैक्ट है। तीसरा मैं आपके ही मुंह से उसका विवरण और ब्यौरा चाहता हूं कि वो महिला फैक्टर जिसने कल्पना सोरेन ने पूरे झारखंड में उसको तो आप इससे समझ लीजिए कि पहले चरण का जो एनालिसिस, अभी दूसरे चरण की भी एनालिसिस होगी जब कल डेटा पूरा सामने आएगा, अभी तो मोटा मोटा डेटा सामने है। पहले चरण में 43 में से 37 सीटें ऐसी थी जिनमें महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया। और ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि महिलाओं का जितना वोट है उसका कितना परसेंट किया, पुरुषों का जितना वोट है उसका कितना परसेंट, ये नहीं कर रहा हूं मैं। ये डेटा ये कहता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। और कई कई जगह पर ये डिफरेंस 25,000 27,000 का है। ये डिफरेंस कहां से आया, ये वोट ज्यादा क्यों हुआ, कौन सी ऐसी एक्साइटमेंट वाली चीज है, कौन सी ऐसी रोमांचक चीज इस चुनाव में है जिसके चलते महिलाओं ने ज्यादा वोट किया? वे क्या चीज हो सकती वो? तो मैं जो घूमा उसमें जो चीज मैंने सेंस की, हर जगह रिकॉल या लोग याद करते हैं मैया योजना। गोगो दीदी को सिर्फ शहरों में जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो उसका जिक्र करते हैं। गोगो दीदी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जवाबी स्कीम उन्होंने कमिट किया कि हम 2100 रुपए देंगे। मैया योजना में 1000 रुपए अगस्त से मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने चुनाव घोषित होने से पहले कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि दिसंबर से 2500 रुपए मिलेंगे। और एक और खास बात, ये जो कम्युनिकेशन है कि 2500 मिलेंगे, ये कम्युनिकेशन आप ताज्जुब करोगे कि कैसे हुआ। ये कम्युनिकेशन जो यहाँ की कमजोर कड़ी सब लोग कहते रहे कांग्रेस को, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने इसको जबरदस्त तरीके से नीचे तक डिसेमिनेट कर दिया। यानी कांग्रेस का एक्सपीरियंस काम आया। हाँ, उसने बिल्कुल इसे डिसेमिनेट कर दिया, नीचे तक चला गया, व्हाट्सएप पे हर जगह। और ये इसके चलते क्या हुआ कि गोगो दीदी जो प्रधानमंत्री तक अपनी सभाओं में 2100 रुपए की बात कर रहे थे, उसका कोई याद नहीं करता। यहाँ एक बात और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि गोदी मीडिया ये कह रहा है कि झारखंड में जो ज्यादा वोटिंग हो रही है वो एंटी इनकम्बेंसी है, वो सरकार बदलने के लिए है। इसको थोड़ा सा अपने फैक्ट से तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ा इस पर बोल के ध्यान दें। हाँ, इसमें 2-3 चीजें जो मैंने देखी। पहली बात, कोई रोमांच इस चुनाव में नहीं है सिवाय जयराम महतो, वो कुछ सीटों पर, बाकी बहुत उदासीन चुनाव है। तो उदासीन चुनाव आप समझ सकते हैं कि भाई कोई ऐसे इशू नहीं है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, जो थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे, जैसे उदासीन चुनाव बोलते हैं, यहाँ पे एक बात और बोलने की जरूरत है कि सरकार बदलने के लिए गुस्सा, बेचैनी, वही मैं कहने वाला हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। उदासीन चुनाव इस सेंस में है कि कोई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है, जो कुछ है सब ठीक चल रहा है। और जिस चीज को रिकॉल करते पहले ही बताया, वो हेमंत सोरेन की स्कीमें, उन स्कीमों की खास बात यह है कि वो स्कीमें किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, वो सबके लिए। मैया योजना ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST की बच्चियों को मिलेगा। ये जो जनरल कास्ट, गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी है सबको मिलेगा। ऐसे जो बिजली बिल माफ हुआ है वो सबका हुआ है। जो 200 यूनिट बिजली फ्री है वो सबके लिए है। जो किसानों का ऋण माफ हुआ है वो सब किसानों के लिए है। ऐसा उसमें कुछ नहीं है ऐसा कि भाई ऐसे किसान होंगे उनका नहीं होगा और इस कम्युनिटी के होंगे तो उनका नहीं होगा, जैसे अमूमन दूसरे राज्यों में होता है। जैसे आप मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो लाडकी बहना है वो ऐसा नहीं है, जनरल कास्ट के लिए नहीं है, ये खास बात है उसमें। ऐसे ही मध्य प्रदेश में या और जगह जो स्कीमें चलती हैं, यहां पर इसका बहुत ज्यादा असर है।
और इसके चलते जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी कुछ हो सकती थी, 2 फैक्टर्स हैं जिन्होंने उसे नलिफाई कर दिया। एक ये स्कीमें और दूसरा फैक्टर है हेमंत सोरेन का जेल जाना। ये बड़ा फैक्टर है। इसके चलते क्या हुआ कि हेमंत सोरेन को लेकर के एक सिंपैथी है, और जब जेल से हेमंत सोरेन निकले तो उनका जो गेटअप है, जो इस तरह दिखते हैं, वो उनका लुक है, वो शिबू सोरेन जैसा दिखने लगा। और शिबू सोरेन को आदिवासी दिशोम गुरु मतलब देश के गुरु, तो वो मानते हैं। एक इम्पैक्ट उसका है। तो ये चीजें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, खासतौर पर जनरल कास्ट, वो कहता है कि अब वो ठीक है, वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई दूसरा तो है नहीं, किया तो कुछ है नहीं, उन्हीं को देना है। इस तरह की बात होती है, जो मैं उदाहरण दे रहा था इसकी थोड़ा वजह से। सा इस फैक्टर की भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि हम तो ये बता रहे कि ये चुनाव की जो दिशा है, एग्जिट पोल को मत समझिए, उस दो बटा हुआ है, अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन इसकी दिशा जो है उसको समझिए। तो एग्जिट पोल से भी आप वो हिस्सा निकाल लेंगे जो सही हो सकता है, और वो दिशा में ही हम बात कर रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं। अब एक बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बैटरी ऑफ लीडरशिप लोकल लीडर्स की थी, लेकिन बीजेपी ने बाहरी नेताओं को पूरा झोंक दिया। ये फैक्टर भी प्रेम जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री का चेहरा माने जा रहे थे, किसी नेता ने नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज भी इंटरव्यू में वो ये नहीं कह पा रहे थे कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी नहीं कह पा रहे थे। वो कह रहे थे कि बैठक होगी उसमें तय होगा। तो पहली बात तो ये कि चर्चा भारतीय जनता पार्टी की जो हुई, एक तो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चीजें रही कि वो उनको चेहरा नहीं बनाना चाहते हैं। अर्जुन मुंडा के साथ भी यही मामला है। तीसरी बात ये आई कि निशिकांत दुबे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जो गोड्डा के सांसद हैं। तो निशिकांत दुबे बाहरी व्यक्ति हैं, बिहार से आते हैं, वो गोड्डा के 3 टर्म के सांसद हैं, वो 3 या 4 चौथा टर्म है शायद इस बार। तो वो अगर उनका नाम आएगा, जनरल कास्ट के व्यक्ति यहां बनेंगे, इसका बहुत नेगेटिव हो गया। और दूसरी चर्चा ये थी कि रघुबर को वहां से इस्तीफा दिला के, अगर ऐसा कुछ हुआ, इसीलिए उनकी बहू को लड़ाया जा रहा है कि उस सीट से वो लड़ेंगे और चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो रघुबर भी ओबीसी हैं, रघुबर भी आदिवासी नहीं है। तो एक बड़ा जो मैसेज गया इनके पूरे कैंपेन से, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ लीडर रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं की। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा सभाएं की शिवराज सिंह चौहान ने। और इस तरफ क्या हुआ, हेमंत सोरेन ने 100 के लगभग सभाएं की, शिवराज सिंह चौहान ने 48-50 की, हिमंता बिस्वा ने 52-54 की, हेमंत सोरेन ने 100 के लगभग की, और कल्पना सोरेन ने 100 से ज्यादा की। अब इससे आप अनुमान एक ये लगा सकते हैं कि किस पार्टी को या किन लीडर्स को लोगों ने, और सभाएं ऐसा नहीं होता है कि 2000 लोग आएंगे तो हमारा उत्साह बना रहेगा। वो उत्साह 100 से ज्यादा सभाएं हुई कैसे, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त था। ये बड़ी वजह होती है, उसी से ऊर्जा मिलती है नेताओं को। इसमें हम जो फैक्टर सब तक गिना पाए हैं कि इस चुनाव परिणाम की दिशा क्या है। एक तो हम पहले कह रहे हैं नटसेल में कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सारे एग्जिट पोल और एग्जिट पोल देख लेने के बाद एक चीज और बता दूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो वीआईपी सीटें हैं, उनकी जो हॉट लीडर्स कहे जाएं या जिन पर निगाह रखनी है, उनके मैंने आपको बताया। अब जो झामुमो और कांग्रेस के लीडर्स हैं या आरजेडी के लीडर्स हैं, उनका भी देखना चाहिए। माले के लीडर्स हैं, जो झामुमो के बरहेट में कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने को तैयार नहीं था हेमंत सोरेन के खिलाफ। लुइस मरांडी को कहा गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, और वो जेएमएम में चली गई। ठीक है। अब ये एक बड़ा पॉइंट, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आप बता रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी का एसटी नेता नॉन एसटी सीट से लड़ने के लिए गुहार लगा रहा था, उसी तरीके से
हर वो नेता जिसको हेमंत सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने की कोशिश हो रही थी, वो तौबा कर रहा था कि मुझे दूसरी सीट दे दो, उन्होंने हेमंत सोरेन कहा की मुझे सीट। हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। जी। उन्होंने कहा मुझे दुमका से टिकट चाहिए, दुमका से मिला नहीं तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ठीक है। दूसरा, सीता सोरेन के सामने इरफान अंसारी हैं, बड़ा नाम है। इरफान अंसारी सारे साजिशों, जो साजिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए, कुप्रचार किए गए, वितंडा खड़े किए गए, उसके बावजूद वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप यादव कांग्रेस के पुड़ैया हाट से, बिल्कुल कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि वो हारेंगे। ठीक है। अब कल्पना सोरेन गांडे से बात हुई, मैं जो जयराम महतो कैंडिडेट था उसने वो बैठ गया और उसने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। जो माले के विनोद सिंह बगोदर, किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि वो हारने वाले। ऐसे जो जो भी बड़े नेता हैं, वो कोई, जैसे मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से हैं, झामुमो के, कोई नहीं कहेगा कि वो हारने वाले। तो एक तरफ इस तरह की स्थितियां हैं, दूसरी तरफ सबकी सीटें फंसी हुई दिख रही हैं। तो आपकी बात को हम थोड़ा सा कंक्लूजन दें, एक साथ बोले, तो वो ये है कि बीजेपी के तरफ में 10 से ज्यादा नेता हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये हारेंगे हारेंगे, जी। और इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 से ज्यादा नेता हैं जिनके बारे में कह सकते हैं हार ही नहीं सकते, हार ही वो नहीं सकते। जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ। ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। और जी। यहां तक कि जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, जैसे लुइस मरांडी, तो लुइस मरांडी जीतेंगी। जैसे जैसे उमाकांत रजक, जो चंदन क्यारी से हैं, जो अमर कुमार बावरी के खिलाफ, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश महली, जो भारतीय जनता पार्टी से आए, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से एक और हेडलाइन निकलती है, वो निकलती है कि तीर कमान जीत का निशान हाँ, बन करके बिल्कुल सामने आया। अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीजेपी से आते हैं तो तीर कमान जीत का निशान है, और अगर जेएमएम से जाते हैं तीर कमान छोड़कर, तो वो आपकी हार को सुनिश्चित करता है। ये चंपई सोरेन, उनके बेटे, ये उदाहरण ले सकते हैं, दरअसल और दरअसल तमाम एक उदाहरण चीज, जो आपने रखे हैं। जी। झारखंड की चर्चा समाप्त करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं। यहां पर दरअसल कैंडिडेट्स रूरल एरियाज में और आदिवासी क्षेत्रों में कैंडिडेट से ज्यादा सिंबल इंपॉर्टेंट होता है। वो गुरु जी को जानते हैं, वो हेमंत सोरेन को जानते हैं, और ये जानते हैं कि इनका तीर कमान है। जिसका तीर कमान होगा, तीर कमान मतलब गुरुजी, तीर कमान मतलब हेमंत सोरेन। अब वहां कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, इससे कोई खास मतलब नहीं रहता। और ऐसे ही जो जनरल कास्ट है, उसमें कमल को लेकर के है कि साहब फूल कोई खड़ा हो। जो जनरल लोग जो हैं, उनमें फूल, इससे मतलब ही नहीं कौन खड़ा है। तो यहां दरअसल चुनाव सिंबल्स के बीच में होता है। कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, कुछ जगहों पे करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ के चुनाव में। और दरअसल रूरल एरियाज में तो बिल्कुल पूरी तरह से ही है, शहरी में छोड़ दें, जी। रूरल में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आ रही होगी कि झारखंड में वोट की दिशा क्या है, जनता की मन स्थिति क्या है, चुनाव किधर जा रहा है। एक चीज और जो बाहर लोगों को लगता है कि बांग्लादेशी फैक्टर बहुत बड़ा होगा यहाँ पर, दरअसल जमीन पर वो चीजें हैं नहीं। और अभी हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों उसको बहुत पंक्चर किया है। उसको एक तो अमित शाह से सवाल पूछ करके कि आप गृह मंत्री हैं, हमसे कह रहे हैं कि घुसपैठ हो गई, तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, पहली। दूसरी बात, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मध्य प्रदेश के चुनाव में 11 नवंबर या 13 नवंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह घोषणा कर रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में, उनके नेतृत्व में, हमने पूरी तरह से घुसपैठ रोक दी है, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं है। और झारखंड में के कह रहे हैं कि घुसपैठ बढ़ गई है और यहां तो गांव बस गए। तो ऐसी ढेर सारी चीजें। ऐसे ही जब वो बेटी की बात करते हैं,
तो हेमंत सोरेन ने उसका भी कड़ा जवाब, कल्पना ने भी, हेमंत ने भी बहुत कड़ा जवाब दिया है। और वो हुआ बाई चांस, दुखद बात है वो कि मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है, लेकिन मणिपुर का एग्जाम्पल हेमंत सोरेन ने दिया कि वहां आदिवासी बेटियों को नग्न घुमाया गया और प्रधानमंत्री आज तक उनका हालचाल लेने नहीं गए और अपने मुंह से ये बात कही नहीं, ना उनके प्रति सिंपैथी जताई। और ये बातें तो वोट बटोरने के लिए, हेमंत सोरेन के लिए ये जरूरी बातें थी जो उन्होंने बताई। लेकिन आज हम थोड़ा फोकस इस विषय पर भी कर रहे हैं कि ये कैंपेन के बाद वो सिम्टम्स उठा के, आपने बहुत सारे सिम्टम्स बताए जिससे पता चलता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, और वो चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, जेएमएम की तरफ जा रहा है। हम अब इस चर्चा को महाराष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक लाइन, दो लाइन और। हुआ क्या इस सब के चलते कि कांग्रेस जो बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी, यहां सारे लोग कह रहे थे कि बहुत कमजोर कड़ी है, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है, इस पूरे माहौल में कांग्रेस भी मजबूत हो गई। और जो लोग, जैसे पिछली बार 16 जीती थी और 2 जेवीएम के लोग थे, 18 नंबर हो गया था। लोग कहना था आज से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले कि साहब 10 सीटें भी ले आए तो बड़ी बात है, और हेमंत सोरेन अगर सरकार नहीं बना पाएंगे तो कांग्रेस की वजह से। लेकिन आज की तारीख में अगर हम सब सीटों को देखते हैं तो पता ये चलता है कांग्रेस न सिर्फ अपनी सीटें रिटेन करती हुई दिखाई देती है, बल्कि कुछ सीटें बढ़ा भी सकती है। तो ये इम्पैक्ट देखिए क्या है जी। ये गठबंधन की मजबूती का और एक तरह से उस दिशा का, जिस दिशा में हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, उसको पुष्ट करने वाले एक और तथ्य कि कांग्रेस कमजोर नहीं, पहले से ज्यादा मजबूत होकर के चुनाव में नजर आने जा रही है। तो यानी जो आंकड़ा है वो आंकड़ा पहले से बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये कंक्लूजन है। अब मैं थोड़ा सा विषयांतर करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। और महाराष्ट्र में मैं थोड़ा उस डीबी लाइव के जो सर्वे है उसको थोड़ा, एग्जिट पोल है उसको थोड़ा सामने लाइए, डीबी लाइव का, और इलाकावार है उस पर भी आएंगे, पहले ओवरऑल स्क्रीन पर कि ये महाराष्ट्र में डीबी लाइव का सर्वे है। एक चीज प्रेम जी आप बताइए, मेरे मन में एक सवाल है। कल जो तावड़े को एक तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से उन पर आरोप लगे और उनके पास से डायरी मिली, पैसा मिला, एफआईआर भी हुई, उसका क्या इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है? और वहां से हम लोग बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका इम्पैक्ट मापने का कोई पैमाना तो नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत कम समय मिला उसके बाद, और चुनाव होने के बीच कुछ घंटों का समय था, लेकिन ये विजुअल स्वयं गोदी मीडिया में इतने प्रसारित हो गए। और जब तक कि कंट्रोल किया जाता, यहां तक कि बीजेपी के नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम स्क्रीन पर टीवी के सामने क्या प्रतिक्रिया दें। क्या हम बोले कि ये बातें गलत हैं, क्या हम बोले कि नहीं तावड़े जी ने ऐसा किया, उनको नहीं करना चाहिए, या हम बोले कि किसी ने फंसाने की साजिश की है। मतलब कहने का मतलब कोई लाइन नहीं ले पा रहे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुधांशु त्रिवेदी जी ने संबोधित किया था, तो सुधांशु त्रिवेदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लाइन मिली बीजेपी लोगों को कि कैसे बोलना है। तब उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, हम जो जांच कराना हो करा लीजिए, विनोद तावड़े जी के हाथ में कोई रुपया नहीं था, उनके पास, इस तरीके से बातें उन्होंने की। लेकिन जाहिर बात है जितना भी उसका डैमेज कंट्रोल हुआ, पर कुछ बातें जनता के मन में स्पष्ट रूप से आई, और उसमें गोदी मीडिया का ही योगदान है कि कुछ नहीं किया, ठीक है, हाथ में पैसा नहीं था, बैग में तो था भाई, पैसा वहां बट तो रहा था जहां पर तावड़े जी बैठे थे। पुलिस ने पैसा जब्त तो किया, भाई तावड़े जी पर वो धारा नहीं लगाई, उनके उस कार्यकर्ता पर लगाई। वो कार्यकर्ता के अपना मर्जी से कहां से लाया करोड़ों रुपया? ये सारे सवाल पैदा हुए, तो इसका निश्चित रूप से मतदाताओं पर फर्क पड़ा होगा, जिसको अभी हम माप नहीं सकते। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव कैंपेन के अंतिम दिन जो तिजोरी दिखाई थी महाराष्ट्र में,
तिजोरी से धारा भी निकाला था और सारी चीजें कही थी। तो बीजेपी ऐसा करती है, कर सकती है, सबको पता था, लेकिन वो ये कर रही है इसकी पुष्टि हो गई। तो इसका इलेक्शन में निश्चित रूप से असर पड़ा होगा। क्वांटम हम अभी नहीं बता सकते कि किस तरीके से पड़ा होगा, लेकिन हाँ, वोट प्रतिशत के मामले में महाराष्ट्र बहुत ज्यादा अच्छा करता नहीं दिखा। हालांकि पिछले बार भी 61% से थोड़ा ज्यादा मतदान था और अभी भी 62% है, तो गिरा नहीं है ये आप कह सकते हैं। ये बढ़ के 64.63%, ये परसेंटेज बढ़ाने का खेल दिख रहा है। बहुत ताज्जुब हो रहा है। अभी जब हम शो शुरू कर रहे थे 62% था, अभी आप बीच में चल रहा है, हमारा आधा घंटा शो हुआ होगा, 64.63%। ये एक चौंकाने वाली बात हम बता रहे हैं। और झारखंड में 68.45% मतदान की खबर है, इसमें भी मामूली बढ़ोतरी होती दिख रही है। तो इसकी ओर ध्यान दिलाते हुए हम ये कहते हैं, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बता रहा है, डीबी लाइव का सर्वे है, बता रहा है कि इंडिया गठबंधन को 154 से 166 सीट महाराष्ट्र में मिल सकती है और एनडीए को 115 से 127। ये डीबी लाइव का सर्वे है। अब सर्वे जो है ओवरऑल, हमने पहले सर्वे ने एग्जिट पोल है, ये क्षमा कीजिए, और एग्जिट पोल के बारे में हमने पहले ही कहा कि अब तक 11 एग्जिट पोल महाराष्ट्र से आए हैं, उनमें से 6 में भाजपा की गठबंधन की सरकार बन रही है, बाकी में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इन आंकड़ों में मत जाइए, दिशा देखिए कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। इसके लिए हम चाहेंगे कि वो स्क्रीन पर लाइए, जो इलाकावार जो चीजें हैं, इलाकावार दृश्य है, उसको लाया जाए। जैसे एक बार पढ़ते हैं, जैसे पश्चिम का जो पश्चिम महाराष्ट्र है जी, यहाँ 70 सीटें हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त लेते हुए 47 से 49 सीटें इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए के पास 19 से 21 सीटें। तो ये जो पश्चिम महाराष्ट्र में बढ़त है, ये निर्णायक बढ़त है, बहुत बड़ी बढ़त है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र का मतलब है कि मुकाबले में आप समझिए तीनों का ही प्रोपोर्शन है, दोनों तरफ से, एनसीपी दोनों, शिवसेना दोनों और बीजेपी कांग्रेस। यहाँ पर एक कांटे की लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये लड़ाई एक तरफा लड़ाई बन गई और यहाँ विकास आघाड़ी जबरदस्त बढ़त पर है। मुझे यहीं पर निर्णायक लगता है। दूसरा, ठाणे कोंकण का एरिया जो है, जो कि एक नाथ शिंदे जी का मजबूत एरिया था, हालांकि इसमें ये फिगर आउट है, नहीं है, मैंने गलत चूज कर लिया है। लेकिन ठाणे कोंकण एरिया में एक नाथ शिंदे की पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई गई है मुकाबले में। एक नाथ शिंदे की पार्टी एकमात्र क्षेत्र है जहां पर महायुति को बढ़त है, यही क्षेत्र है एक। जी जी जी, ये बिल्कुल दिख रहा है। इसके बाद आपको विदर्भ का जो एरिया है, इसको भी बात करना जरूरी है। आपसे भी हम पूछेंगे, बात करेंगे कि विदर्भ में 62 सीटें हैं, इसमें इंडिया गठबंधन को 23 से 25 और 36 से 38। यहाँ पर करीब 36 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ है विदर्भ में, और यहाँ माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में जो बढ़त लेगा वही सरकार बनाएगा। ये भी था, अगर कांग्रेस पिछड़ जाती यानी बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया। तो यहाँ भी कांग्रेस अपनी उस पोजीशन को जो लोकसभा चुनाव के समय में विधानसभा वार थी, उसको मजबूत करती हुई दिख रही है। यानी लोकसभा में जो टेम्पो था मतदाताओं का, वो टेम्पो महाराष्ट्र में अब भी बना हुआ है इंडिया गठबंधन के साथ। यहाँ एक और बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा स्क्रीन से हटा दिया जाए, फिर हम स्क्रीन पर लाएंगे। जी, इसको स्क्रीन से हटाएं। जी जी, हाँ, यहाँ दरअसल एक घटना और हुई जो महायुति के खिलाफ गई। वो ये था कि देवेंद्र फडणवीस का जो नॉमिनेशन का जुलूस था, उसमें क्या हुआ, दीक्षा भूमि के पास लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और जहां अंबेडकर जी की मूर्ति थी वहां भी जय श्री राम के नारे लगे।
इसको लेकर के बहुत आक्रोश लोगों में। और वो ये जब देवेंद्र फडणवीस का वो था नॉमिनेशन था, उसके बाद इसके खिलाफ जुलूस निकला है वहां कि भाई ये बाबा साहब का अपमान है, क्योंकि आप वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं जहां पर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? ये इशू बड़ा इशू उस जगह पे बना हुआ है, बन गया। तो एक तो ये है। दूसरा, किसानों का जो मामला है, जो राहुल गांधी भी जिस बात को उठा रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी सभाओं में उन्होंने बात की कि हमने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इतना एमएसपी कर दिया, लेकिन सोया का मामला बहुत बड़ा मामला है। वहां पर किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है और सरकार खरीद नहीं रही। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। और दूसरा, जो आप देखिए लोकसभा चुनाव में देखा ही कि वहां पर क्या हुआ। तो विदर्भ में जो आपके इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो 36, 38 सीट्स दिख रही हैं, मुझे लगता है ये कम है। विदर्भ में महाविकास अघाड़ी की इससे ज्यादा सीटें आती हुई मुझे लग रही हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि विदर्भ में इंडिया गठबंधन और बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन 40 प्लस जो होना चाहिए, 40 प्लस होना चाहिए वहां पर। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आगे हम देखें, जैसे मराठवाड़ा में आप मोटे तौर पर समझे तो एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई हालांकि सबका स्टेक है, मगर भारी पड़ते देख रहे हैं शरद पवार पूरे एनडीए गठबंधन पर। और शरद पवार इस इलाके में आप देखिए 17 से 19 और 26 से 28 का एक बड़ा ये फासला है। और ये फासला ये बताता है कि शरद पवार के सामने अजित पवार टिक नहीं पा रहे हैं। मुंबई में बात कीजिए तो नहीं, मुंबई में एक चीज मैं और कहूंगा, एक चीज और मराठवाड़ा को लेकर के कहूंगा। मराठवाड़ा में भी जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स बहुत लोअर साइड में है एमवीए के। एमवीए यहाँ वैसी मजबूत है जैसे विदर्भ में मजबूत है। कांग्रेस भी है यहाँ पर, सिर्फ शरद पवार ही नहीं, कांग्रेस भी है यहाँ पर, और बहुत ही मजबूत टर्फ है इन लोगों की वहां पर। तो ये जो 46 सीटें और 62 सीटें हैं, इन 108 सीटों में बहुत ज्यादा सीटें इन लोगों को मिलने वाली हैं महाविकास अघाड़ी को। ये सहमा हुआ एग्जिट पोल है, आप इस बात को समझिए। सहमा हुआ एग्जिट पोल है, देते देते भी कंजूसी कर रहे हैं, ये बातें हैं। इसके बाद मुंबई में तो असली लड़ाई होनी, यहाँ लगभग बराबरी का मुकाबला दिखाया गया है, 16 से 18 और 17 से 19। तो इसको हम मान सकते हैं, मुंबई में जबरदस्त लड़ाई है। एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, और इवन कांग्रेस ने भी बहुत सेक्रीफाई किया है उद्धव ठाकरे के लिए, इसीलिए मुकाबले में भी आए हैं। और अगर ये गठबंधन नहीं होता तब तो ये दृश्य ही अलग होता, ये दृश्य पैदा नहीं होते। और उत्तर महाराष्ट्र का जो इलाका है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अपने ये बीजेपी का इलाका है, और जिस तरह से ये यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहा है, 15 सीटें तक दिखाई जा रही हैं, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है एमवीए का। जी। तो ये 1900 से 21 अभी भी हालांकि बीजेपी बढ़त पर है, लेकिन यहाँ महाविकास अघाड़ी का ये प्रदर्शन बहुत अच्छा माना जाएगा। अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो ये पूरे महाराष्ट्र का हम एक एग्जिट पोल के आईने में इस बात को बता रहे हैं, और डीबी लाइव के एग्जिट पोल का मतलब बता रहे हैं, जिस पर हमें कम से कम भरोसा रहता है। अब हम बात करते हैं वो सिम्टम्स जो ये बताएगा कि ये दिशा सही है, किस दिशा में मतदाता सोच रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही वो नोट वाला कांड होता है, नोट बांटना क्या है, कमजोरी की निशानी है। हजारों करोड़ रुपए महाराष्ट्र में बांटने के लिए प्लानिंग की गई और कुछ करोड़ रुपए पकड़े गए। एक बात देखिए, नासिक में 192-93 करोड़ रुपए नहीं पकड़े गए, 1.9 करोड़ रुपए, 1.9 करोड़ पकड़े गए 1.9 नहीं सर, 192 करोड़ है ये, सॉरी
1.9 करोड़। 1.9 करोड़, हाँ क्षमा कीजिए जी, क्षमा कीजिए, जी। 1.9 करोड़ और 92 मैंने मुझे याद रहता, 1.9 करोड़ पकड़े गए। तो वहां पर अमाउंट पकड़ा गया और ज्यादा उसकी चर्चा कम हुई, और यहां पर बीजेपी का नेता पकड़ा गया, उसकी चर्चा ज्यादा हुई, ज्यादा क्योंकि हुई। नेता पकड़ लिया गया पैसा बांटते हुए। तो ये जो दो बातें दो जगहों पे हुई और पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, सबको समझ में आ गया। तो इसका जो पैसा बांटना ही अपने आप में एक डर था। उसके बाद उसको जब बांटा गया, पकड़ा गया, तो बीजेपी रात के 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिटकॉइन घोटाला लेकर के सामने आई, हाँ, जिसमें आवाज, जो वीडियो बहुत दिन से चल रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन उस पर बीजेपी ने तब रिएक्ट किया जब उनका मामला सामने आया। यानी आप कंपनसेट करने के लिए एक मामला जबरन खड़ा कर रहे हैं सुप्रिया सुले के खिलाफ, और जो भी इसमें जुड़े हैं उनके खिलाफ में एक जबरन मामला ला रहे हैं। वो इसका भी एक उल्टा असर मतदाताओं पर पड़ा है। आप क्या कहेंगे, फिर हम और बात पर आते हैं। दरअसल इसमें क्या हुआ है कि बिटकॉइन का मामला बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि है क्या ये। मुझे स्वयं तो समझ में एक नहीं तो ये आता। रहा कि सिर से ऊपर से चला गया, ये बात क्या कर रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो इम्पैक्ट इस वजह से नहीं हो पाया। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है कि बिटकॉइन है क्या। दूसरी बात, सुप्रिया सुले ने जिस तरह से चैलेंज किया है इसको, वो अपने में एक बड़ी चीज है। तावड़े ने जिस तरह से चैलेंज किया उसे, उसमें तो सामने चीजें दिख रही हैं कि क्या हुआ है। इसमें हर चीज संदिग्ध है। और तावड़े जो बोल रहे थे उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो बोल रहे थे हाँ, कि उनको भेजा गया है, बीजेपी ने हाँ, भेजा है। आप भेजा है। समझिए कि बीजेपी ने भेजा है, अब तो पैसा जाहिर है वो ढो के थोड़े लाएंगे, कोई उनका टीम का लोग लेके आ रहा था, लेकिन हाँ, बंट रहा था। आप बांटने वालों के बीच थे, आपके पास से रिकवरी हुई, पुलिस के बीच हुई, सबने उसको कैमरे में कैद किया। जी जी। तो ये जो जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी उस तरह का इम्पैक्ट इस वजह से नहीं हुआ। एक तो आपने बताया कि पहले से वो चल रहा, सर्कुलेटेड था। तो जो लोग बिटकॉइन को समझते हैं उनके पास तो वीडियो पहले से ही रहा होगा, उन्होंने देखा होगा, वो जान रहे होंगे। और जो नहीं समझते हैं उनके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर सुप्रिया सुले ने जिस तरह से चैलेंज किया उसको, वो तो बहुत ही आउटराइटली कि भाई ये क्या है, आप जांच करा लीजिए, कर लीजिए जो कुछ करना है। तो ये चैलेंज अपने में कोई एफआईआर नहीं हुआ उस पर, तावड़े में एफआईआर हुआ है। तो ये इसके है। अलावा जी, एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहा। मुझे लगता है एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। एक बड़ा फैक्टर जो महायुति के अंदर जिस तरह से एका नहीं दिखाई दी इश्यूज पर, आप शुरू से देख लीजिए, अजित पवार अलग तरह से बोलते रहे। एक कैबिनेट मीटिंग जिसमें कितने हजार करोड़ के, 90,000 करोड़ या 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पारित हुए थे, जिसमें वित्त मंत्री ही उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं था, अजित पवार नहीं थे उसमें। बटेंगे कटेंगे पर जिस तरह की चीजें आई हैं, अजित पवार से लेके अशोक चौहान, पंकजा मुंडे, सारे लोगों ने इस पर दिक्कत, मतलब आपत्ति की। इसका भी एक नेगेटिव हो गया है। और अजित पवार ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं आने की। बिल्कुल, वो बातें आप सही कह रहे हैं, और एक से बात एक जुड़ती चली जाती है। और सिंक और सिनर्जी महायुति में नहीं दिखा, और एक लड़ाई दिखी, सीट बंटवारे में भी वो कंफर्टेबल नजर नहीं आए। बीजेपी को अपने कमल के निशान पर एकनाथ शिंदे के लोगों को चुनाव लड़ाना पड़ा, या भाई उनकी प्रवक्ता तक को एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ा। ये जो अनैतिक बातें हैं वो भी सबके सामने में दिखी। दूसरी तरफ महा विकास आघाड़ी मजबूती से यूनाइट रहा, उन चीजों को रिजॉल्व करने में कामयाब रहा, ये जिस भी वजह से गठबंधन टूटते हैं, और उनका लक्ष्य जो था कि कैसे भी एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, ये एक साफ पॉइंट रहा। इसके अलावा
आप देखिए किसानों का मुद्दा उठाने में कामयाब रहे, सोयाबीन का उत्पादक, प्याज उत्पादक, कपास उत्पादक, इन कपास। सब मुद्दों पर हम्म। जी। तो ये मुद्दे रहे। इसके अलावा बीजेपी के सारे नैरेटिव्स को महाविकास आघाड़ी काटती रही। शरद पवार इस उम्र में भी सभाएं करने में लगातार भिड़े रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा गठबंधन को एकजुट रखने में, जनता को अट्रैक्ट करने में। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कभी भी सारी गलतियों को अपने ऊपर बर्दाश्त किया, लेकिन कभी गलत प्रतिक्रिया नहीं दी, चाहे पहले या अब। हाँ, इवन उनको परेशान करने के लिए चार चार बार उनका बैक चेक किया। तमाम तरह का प्रोपेगेंडा हुआ उनको लेकर के। ये प्रोपेगेंडा तक हुआ कि उन्होंने अमित शाह से बात की, बिल्कुल झूठ फैलाए गए, चीजें हुई। हाँ, और वो जो ताकि संजय निरुपम, क्या नाम है उनका, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो जाकर के किससे मिले, ये सारी बातें हुई, ये फैलाई गई ये बातें। और बिल्कुल ये बिल्कुल टीवी चैनलों पे आई ये बातें, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे लेकर दौड़े हो। लेकिन एक चीज और प्रेम जी, आप शायद आपसे मिस हो रहा है, जो शिवाजी की मूर्ति गिरी थी, बिल्कुल वो दरअसल शिवाजी की मूर्ति नहीं गिरी थी, वो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी गिरी थी वहां से। ये और वो बहुत उठ नहीं महत्वपूर्ण पाई है बात अब आप तक, पकड़ रहे हैं, जो चर्चा में छूट उठ रही नहीं थी। पाई है अब तक जी, बिल्कुल अब तक उठ नहीं पाई। और जो राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने, आप ये सोच लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी थी, लेकिन माफी पर भी जो सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए थे कि माफी किस बात के लिए मांग रहे हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें, जो एक एक माहौल बनना था वो बन गया। तो ये तो एक बड़ा, और एक चीज आप और देखिए कि जिस तरह से नव निर्माण से, महाराष्ट्र में क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र महा निर्माण से, महानिर्माण, एमएनएस, जी जी महाराष्ट्र एमएनएस, निर्माण सेना, जी एमएनएस को जिस तरह से खड़ा किया गया है, जो उनका माइक्रो मैनेजमेंट है, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। तो सारे माइक्रो मैनेजमेंट फेल होते दिखे। जी मुद्दे पर जनता ने एकजुटता दिखलाई, सही और गलत को पहचाना, इमोशनली उद्धव ठाकरे के साथ रहे। और मेन मुख्य बात जो आप बता रहे थे कि वो मूर्ति सिर्फ शिवाजी महाराज की नहीं गिरी, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का किला ढहा, इस रूप जी। में उसको आप कह सकते हैं और कि मैं, बहुत आश्चर्यजनक बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार, मतलब महायुति की सरकार, उसने नेवी पर डालने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार नेवी ने किया है, इसका भी बहुत नेगेटिव हो गया है। इससे इसके अलावा और भी जो बातें हैं ये सब है, मगर सबसे बड़ी बात जो है ये चुनाव अडानी वर्सेस जनता का रहा। ये महाराष्ट्र में ज्यादा ये बातें स्पष्ट खुलकर आई, और झारखंड में थोड़ा कम हम ये कह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में निश्चित रूप से ये चुनाव इसी चीज का बन गया कि अडानी को सरकार सौंपो, महायुति को जिता करके, या कि अडानी के हाथ में नहीं जाने देने के लिए महायुति को रोकना जरूरी है और महाविकास आघाड़ी को अपनाना जरूरी है। ये विकल्प जनता के पास था और चुनाव यही इसी दिशा में तय हुआ है। और चुनाव ये एक तरफा है, आपको जब नतीजे आएंगे तो डीबी लाइव के ने जो दिखाया उससे ज्यादा बड़ा अंतर दिखेगा महाविकास और महायुति के बीच, इन फेवर ऑफ महाविकास आघाड़ी। तो आप एग्जिट और फैक्जिट छोड़ दीजिए, इंतजार कीजिए एग्जैक्ट रिजल्ट का, और नतीजे वही आएंगे जो दिशा हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उसी दिशा में। ये क्लोजिंग कमेंट राजेंद्र तिवारी जी। नहीं, बिल्कुल 23 तारीख को आप देखिएगा कि चीजें, जो जो नंबर्स आने वाले हैं, वो नंबर्स इन सारे एग्जिट, जैसे ही एग्जिट फेल होते भी रहे हैं पिछले, अगर हरियाणा और दोनों में देख ले, दोनों में फेल हुए हैं, तो ये नंबर्स का कोई मतलब नहीं है जो हम लोग बता रहे हैं आपको। जैसे झारखंड का बहुत साफ है, हमने बहुत साफ तरीके से आपको बताया कि कौन से वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट सीटों पे हार रहे हैं, और ये भी बताया कि जो आपको इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, उनकी क्या स्थिति है। इसी से साफ है सारा मामला।
और दूसरी तरफ एक बात रह गई, जब झारखंड की बात कर रहे थे, आरजेडी जिसको बहुत कमतर आंका जा रहा था, एक सीट पिछली बार थी, इस बार ये कहा जा रहा है कि वो 2-3 सीटें भी निकाल सकती है। तो जो थोड़ी बहुत, जो मैं कह रहा हूं बसंत सोरेन मुश्किल में है, इस तरफ से जो मैं कह रहा हूं 1-2 और सीटें इस तरह की हैं, तो आरजेडी उसे भरपाई कर देगी, उसकी भरपाई माले कर देगी, कि माले पिछली बार गठबंधन में ही नहीं थी, वो तो बाद में जब इंडिया गठबंधन बना तब आई वो। तो मान लीजिए वो 3 सीटें 2 सीटें जीतती है, तो 2 एक्स्ट्रा हो गई उसकी, एक ही थी अभी तक। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। और इसी तरह से वहां पर तीनों जो पार्टनर्स हैं महाविकास अघाड़ी के, उनको देख लीजिए, और महायुति के 3 पार्टनर्स को देख लीजिए। आज ही विज्ञापन है वहां पर, और कल भी था जिसका जिक्र हमने किया था। आज भी वहां पर वो विज्ञापन है जिसमें देवेंद्र फडणवीस को प्रस्तुत कर दिया गया है प्रधानमंत्री के साथ। क्या आप समझते हैं कि उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त, राजेंद्र तिवारी जी और मुझे इजाजत दी जाए, और इस अपील के साथ कि अनब्रेकिंग और प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और हम मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।